और मेरे एक टीचर थे, टीचर क्या मतलब मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। एक कंपनी में मेरे सीनियर थे वो, और यमुनानगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल के मेडिकल ऑफिसर हैं, डॉक्टर रविंदर शर्मा जी। वो मुझे हमेशा एक बात कहते थे, सचिन पैसा ऐसी चीज है जो अपने आप खनकता है, बताने की जरूरत नहीं पड़ती। तो कई बार हमारे कोचेस, हमारे सीनियर कोचेस का लाइफस्टाइल देख के, उनकी इनकम देख के, उनकी गाड़ियां देख के भी कोच बन जाते हैं। मैं ये क्यों बोल रहा हूं, मैं आप लोगों को आज कुछ क्लियर करने वाला हूं, और ध्यान से सुनिएगा। अगर आज आप इस कॉल पे हैं और आज आपने इस बात को ध्यान से नहीं समझा, तो मैं पक्का कह सकता हूं कि आप अपनी जिंदगी में आज बहुत कुछ खोएंगे। तो हम कुछ चीजें देख के कोच बनने का डिसीजन ले लेते हैं। हम लोग कोच तो बन जाते हैं, लेकिन कोच बनने के बाद क्या हम कोच वाले काम कर रहे हैं, हमें ये समझना जरूरी है। अभी जैसे पूनम गुप्ता जी न्यू कोच हैं, संगीता जी अभी कोच बनने का डिसीजन लिया है एक मीटिंग देख के, है ना। किरण त्यागी जी ने अभी सोचा है कि यस मुझे कोच बनना है, मुझे भी कुछ एक्स्ट्रा करना है। तो क्योंकि एक्स्ट्रा होगा तो अपना न्यूट्रिशन का बजट नहीं बिगड़ेगा, और कुछ एक्स्ट्रा आएगा तो लाइफ में हम कुछ बेहतर कर पाएंगे। बट जनरली क्या होता है, जनरली मैं जो पिछले 12 साल से देख रहा हूं, जब हम कोचेस बनाते हैं, 10 लोग कोच बनते हैं एक महीने में, या 15 बनते हैं, या 20 बनते हैं, 30 बनते हैं, तो उसमें से 20-30% का रेशियो है जो लोग कोच बनने के बाद कोच बने रहते हैं। अदरवाइज कोच बनने के बाद या तो वो कस्टमर रहते हैं, कस्टमर भी नहीं रहते हैं, लोग ऐसे हो जाते हैं, उनका दिमाग खराब हो जाता है। उसका कारण बताऊंगा आपको। उसका कारण ये होता है कि लोगों में एक सबसे बड़ी कमी है, वो कमी है कि वो रिजेक्शन कह लो या सामने से नो कह लो, उसको फेस करने का दम नहीं रखते हैं। आप लोग बड़े जोश शोर से कोच बनते हैं लोग, लेकिन जहां 10-15-20 लोगों से बात करते हैं और उनमें से 10-15 में से 5-10-15 लोग नो बोल देते हैं, हमें लगता है पूरी दुनिया खत्म हो गई। और फिर वही हमारा वो गुब्बारे में से जैसे हवा निकलती है, ऐसे हम निकल जाते हैं। तो वो रिजेक्शन पार्ट है हमारा, वो नो जो है पार्ट है। नो अगर नहीं आएगा तो आप कभी यस के लायक नहीं बनो। तो आप और हम जिस जर्नी में स्टार्ट हुए हैं, इस जर्नी का अगर आपको मजा लेना है तो सबसे ज्यादा एंजॉय कीजिए जब आप लोगों को हैंडल करते हैं। और अगर आप कोच बने हैं, कोच वाले प्रॉफिट लेना चाहते हैं, कोच वाले बेनिफिट, कोच वाली इनकम जीना चाहते हैं, तो कोच बनने के बाद हमें क्या करना चाहिए ये जरूर सीखिए। नंबर एक, मैं कुछ चीजें बोलूंगा, उसको लिखना चाहे तो लिख लो। नंबर एक, एज अ कोच अगर आपको हमारे साथ आगे बढ़ना है, सबसे पहली चीज, आप जिनको कस्टमर बनाते हैं उनकी टेक केयर करने का जिम्मेदारी कह लीजिए, वो आपकी है। नहीं आती है कोई बात नहीं है, सीखिए। क्या सीखना है मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली चीज, अगर आपने किसी को अपनी कम्युनिटी में इंट्रोड्यूस किया है, एज अ कस्टमर आपने किसी को स्टार्ट कराया है, तो ये देखिए क्या उसकी फूड पोस्ट रेगुलर आती है। फूड पोस्ट रेगुलर मतलब जो जो उसको गाइड किया जा रहा है, उसका सुबह का फ्रेश शेक, फ्रूट सैलेड, लंच, इवनिंग में जो उसको बताया गया है, नाइट में किस टाइम उसका खाना आ रहा है। पर्सनली उसको रात को मैसेज करके ये भी पूछ लो कि कितने बजे सोते हो कभी कभार। थोड़ा सा इस चीज को ट्रैक करना सीखना है। आपके कोच आपके लोगों का खाना चेक करेंगे, वो ज्यादा दिन नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो करेंगे तो आप सीखोगे कब। वो तो कर ही लेंगे, उन्हें जो करना है। उसकी फूड पोस्ट आपके जिस जिस कस्टमर की फूड पोस्ट ग्रुप में आती है, क्या आप उसके ऊपर कोई रिएक्शन देते हो, या अगर उस पोस्ट में कोई करेक्शन की जरूरत, अननेसेसरी कुछ नहीं करना है। अगर खाना अच्छा है, इट्स गुड, टाइम पे है, गुड। स्टार्टिंग में पहले 10-15 दिन मैं ये बोलता हूं कि अगर किसी कस्टमर का खाना खराब भी आ रहा है, खराब इन द सेंस बहुत ऑयली है या पोर्शन सही नहीं है, तो भी कोई टेंशन नहीं है। उसको उसकी सिर्फ टाइमिंग चेक कीजिए, क्या वो सही टाइम पे खाना खा रहा है। अगर खाना, गलत खाना भी सही टाइम पे खा रहा है वो, तो भी उसका रिजल्ट ले आएंगे आप। स्टार्टिंग में ज्यादा करेक्शन नहीं करनी, बट धीरे धीरे आपको उस करेक्शन को हैंडल करना सीखना है। कोई पोस्ट आई है खाने की, आपको समझ नहीं आ रही है, उठाओ अपने सीनियर कोच को भेजो और पूछो कि मैम ये सर ये सही है, अगर इसमें कुछ करेक्शन की जरूरत है तो बताओ। और फिर वो करेक्शन अपने कस्टमर को बता दो। जब आप 2-4-5-10-15-20 बार करेंगे तो आप सीख जाएंगे। लेकिन अगर आप हैंडलिंग नहीं करेंगे तो फिर आप कोच नहीं बन पाएंगे। अच्छा, कोच का मतलब क्या है? जो किसी की कोचिंग करे, यस या नो? तो अगर आप उसकी कोचिंग ही करना नहीं सीख रहे तो आप कोच कहां से बनेंगे? थोड़ा सा आपको अपने कस्टमर को मॉनिटर करना आना चाहिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज। और कितने कस्टमर को मॉनिटर करना है? आपको पूरी टीम के कस्टमर मॉनिटर नहीं करने हैं। आप जिनको फर्स्ट लाइन में लेके आ रहे हैं उनको मॉनिटर करो। आपकी फर्स्ट लाइन में जो कोच बनेगा वो अपने लोगों को मॉनिटर करेगा।
नहीं सीखेगा तो थोड़े दिन में वो गायब हो जाएगा, नीचे वाले आपके पास आ जाएंगे, तब आप उनको मॉनिटर करो। आप कितने कस्टमर फर्स्ट लाइन में मान लो मैं हूं, मेरी फर्स्ट लाइन में अगर मैंने 20 लोग इंट्रोड्यूस किए हुए, फर्स्ट लाइन सुपरवाइजर के नीचे के लोगों को देखने की मुझे जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो सब अपने आप देख रहे हैं। मुझे किनको देखना है? जो मेरे नए बच्चे, जो अभी सुपरवाइजर नहीं है, वो जो मेरे लोग हैं मैं उनको टेक केयर करता हूं, मैं उनको उनका फॉलोअप लेता हूं, उनका ध्यान रखता हूं। बीच बीच में अपने बाकी के लोगों को भी देखता रहता हूं। आप में से भी कई लोगों के पास मेरे मैसेज आ जाते होंगे, लेकिन ज्यादा फोकस मैं अपने उन पे रखता हूं। तो सेम आप जिनको लेके आ रहे हैं उनके ऊपर फोकस कीजिए, इनफ। इतने में ही आपका सारा बिजनेस होने वाला है। हम लोग 2 लोग अगर लेके आए और 2 लोगों की भी टेक केयर नहीं कर रहे हैं, या 5 लोग मेरे फर्स्ट लाइन में अगर कस्टमर है, अगर हम 5 लोग भी नहीं संभाल पा रहे हैं, तो आप एक बड़ी टीम को कैसे संभाल लेंगे? हमारे एक सीनियर कोच बोलते हैं, छोटी टीम छोटा ड्रीम, बड़ी टीम बड़ा ड्रीम। और ये दोनों एक साथ चलती है। आपकी आपका ड्रीम बड़ा होगा तो आपकी टीम भी बड़ी हो जाएगी। अगर आपकी टीम बड़ी नहीं हो रही है तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपका ड्रीम बड़ा नहीं है। और ये कैसे होगा? जब हम इन छोटी छोटी चीजों को सीखेंगे, छोटी छोटी चीजों को समझेंगे। नो डाउट आप में से कई लोग अपने बिजनेस, जैसे हमारे मनोज जी है, वो ऑलरेडी हैंडल करते हैं, गवर्नमेंट जॉब में है, समाज कल्याण, सुबह निकलते हैं तो एक्टिविटी करते हैं, शाम को आते हैं तो एक्टिविटी करते हैं, पूरा दिन ऑनलाइन कस्टमर को भी हैंडल करते हैं। तनेजा जी अपनी गारमेंट्स की दुकान पे बैठते हैं, वो वहां से भी हैंडल करते हैं। भाई जब कस्टमर है हैंडल कर लिया, बीच में जब फ्री हुए तो अपने मोबाइल से अपनी कम्युनिटी के जो कस्टमर है उनको हैंडल कर लिया। टाइम मैनेज करके हैंडलिंग करना है, आपसे कितने भी बिजी है, आप शॉपकीपर है, आप जॉब में है, कहीं भी है, लेकिन अगर आप साथ में कोच बन के अपने प्रोफेशन को बिल्ड करना चाहते हैं तो आपको ये टेक केयर सीखनी पड़ेगी। अदरवाइज आप बड़े नहीं बन पाएंगे। गलती से सुपरवाइजर तो बन जाएंगे, उसके आगे कभी नहीं जा पाएंगे, तुक्के में बन जाएंगे। सुपरवाइजर तो लोग इसलिए बन जाते हैं ना कि उसके नीचे कोई आ गया, 1-2 एक्टिव बंदे, उन्होंने अपना वर्किंग करी या उन्होंने प्रोडक्ट कंज्यूम किया और आप सुपरवाइजर बन गए, लेकिन वो जीरो सुपरवाइजर है। तो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी फर्स्ट लाइन के कस्टमर संभालना। अच्छा, आप सच सच मुझे एक बात बताना जो मैं पूछने वाला हूं, किसी दूसरे का हाथ देख के मत बताना, किसी दूसरे को देख के मत बताना। जितने भी लोग हैं बहुत ध्यान से सुनना, आप में से कौन कौन चाहता है कि आपको हर महीने लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख रुपए की इनकम आए? कौन चाहता है हर महीने? मैं साल की बात नहीं कर रहा हूं, हर महीने। जिनके हाथ खड़े नहीं होते उनको भगवान तथास्तु भी नहीं बोलते। और इलेक्ट्रॉनिकली हैंड रेस चलता है पोस्टमीट में। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिकली हैंड रेस नहीं आता, वहां पे जाइए, क्लिक कीजिए, ऐसे करके हाथ आ जाएगा और उस पर क्लिक कर दीजिए, समझ लो ऊपर वाला तथास्तु कह रहा है, और ये तथास्तु ही हमारी लाइफ बदलेगा। ओके। और हाँ, हैंड रेस नहीं है, उनको नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, उनको मैं पर्सनली अपने अकाउंट नंबर भेज दूंगा, मुझे डाल दो पैसे। आपको पैसों से नफरत है? हाँ, प्रेमलता देख लिया मैंने, फिजिकल हैंड रेस भी देख रहा हूं मैं, जिनके फिजिकल है उन्हें भी देख रहा हूं। ओके। अच्छा, अब ये मैंने क्यों पूछा, मैं आपको बता रहा हूं। मैं कई बार पोस्टमीट में एक चीज बता चुका हूं, आज इसलिए बता रहा हूं, कुछ नए कंज्यूमर भी इस कॉल पे, और सॉरी कोचेस इस कॉल पे हैं। साल एलआईसी में मैंने वर्क किया 99 से, मतलब मैं वर्किंग में कब से हूं, मैंने वैसे तो मैं 10th के बाद ही हम लग गए अपनी वर्किंग में, लेकिन ग्रेजुएशन करते करते मैंने 99 में एलआईसी में ज्वाइन किया। 9 साल अपने उत्तराखंड के अंदर, मतलब उस समय सबसे कम उम्र का एजेंट हूं मैं। आज भी हरिद्वार के एलआईसी में बोर्ड पे मेरा, मतलब जहां भी काम किया जुनून के साथ किया। उसके बाद मैं आईसीआईसीआई में चला गया, आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड में चला गया। म्यूचुअल फंड के साथ फिर मैं जनरल इंश्योरेंस में चला गया, श्री राम जनरल इंश्योरेंस में रहा मैं। फिर वहां से क्विट करके लॉजिस्टिक बिजनेस में चला गया, लॉजिस्टिक में 29 कंपनियों के काम को देखा, बढ़िया काम किया वहां भी। एक एफएमसीजी की कंपनी थी स्वदेशी, जो मुंबई हुई थी, मैंने उसमें वर्क किया, पूरे उत्तराखंड का कोऑर्डिनेटर था, मेरी टीम थी मेरे साथ, मैंने उसमें भी जबरदस्त परफॉर्म किया। बट 2007 में मेरे भाई की डेथ हुई, देन मैंने उसके बाद वहां से भी छोड़ दिया। फिर मैंने 2-3 साल कोई काम नहीं किया, अपना जो हमारा ट्रैवलिंग बिजनेस था वहां बैठता था बस। बट वहां से निकल के फिर यहाँ पे आया और यहाँ पे वर्क किया। मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ आपको, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे काम किए, अगर मैं लिस्ट बनवाऊंगा तो आप कहोगे बाप रे बाप। लेकिन इतने सारे कामों को करने के बाद भी, हर्बलाइफ में आने के बाद भी, एक चीज समझ में आई कि जितनी भी फील्ड में मैं रहा हूं, वहां लाख, 2 लाख, 3 लाख कमाना तो एक सपने जैसी बात थी। और अगर लाख, 2 लाख पे पहुंच भी गए तो जिंदगी में आपके पास टाइम फ्रीडम नहीं है, आपके पास अपने लिए टाइम नहीं है। पैसा तो कमा लोगे लेकिन अपने लिए टाइम नहीं है। बट हर्बलाइफ की इस 12 साल की जर्नी में मैंने 2013 में स्टार्ट किया,
और लगभग जुलाई 2013, अगस्त ही मान लो, अगस्त 2013 में स्टार्ट किया और अगस्त 2016 से मेरा चेक 6 डिजिट में जाना शुरू हो गया। 2016 से 6 डिजिट इनकम में आ गया मैं, 1 लाख से ऊपर की इनकम में। और 2016 से आप लगा लो अभी 26 साल, और 2026 आ गया, 10 साल होने वाले हैं, हो ही गए पूरे। अगस्त में 10 साल पूरे हो जाएंगे। फिर लाख से 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख, मेरा हाईएस्ट चेक 4.5 लाख का भी गया है। तो लेकिन एक चीज समझ में आई ना, इजी हर्बल लाइफ में 6 डिजिट इनकम में जाना है, उतना इजी मेरे पुराने किसी भी सर्विस में, मतलब किसी भी जॉब में, बिजनेस में मैंने नहीं देखा। और वही फॉर्मूला मैं अपनी पोस्ट मीट में कई बार आपको बताता हूं, जो बड़े बड़े लीडर कई बार बता रहे हैं, बट हमारी समझ में नहीं जाता। और वो यहाँ पे जितने भी हम बैठे ना, चाहे आपका बैकग्राउंड बिजनेस के लिए जीरो हो, आपने जिंदगी में कभी कोई बिजनेस ना किया हो, अगर उस फॉर्मूले को आपने आज पकड़ लिया और अपनी डायरी में लिख लिया, तो मैं बता रहा हूं आने वाले कुछ ही महीनों बाद आप भी 6 डिजिट इनकम में होंगे। और बहुत सालों नहीं, 3 4 5 6 महीने बाद। और वो एक ही फॉर्मूला है जिसको आप अपनी डायरी में बड़ा बड़ा लिख लीजिए, कि मुझे, अपना नाम भी लिखिए उसके आगे, जैसे मैं लिख रहा हूं मुझे सचिन को, या सचिन, जो भी आपको लिखना है, मुझे 30 परिवारों की मदद करनी है अगले 90 दिनों में। अगले 90 दिनों में मुझे 30 फैमिलीज की मदद करनी है। मतलब एक परिवार से चाहे 2 लोग आए, 4 लोग आए, वो एक ही परिवार है, 30 परिवार। और इन 30 परिवारों की मदद करने के लिए अगर आपको 300 नो भी सुननी पड़े तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो नो करने वाले लोग जिंदगी में वही रहेंगे, लेकिन आप उनसे आगे आ चुके होंगे। और ये मैं कोई भी आपको सिर्फ एक सपना नहीं दिखा रहा हूं, इट्स अ प्रैक्टिकल, हमने किया है, कई लोगों ने किया है। और आप जिस भी शहर में रहते हैं, कोई भी एक बंदा अपना हेड, वो जिस शहर में रहता है उसकी आबादी कितनी है, कोई भी, मतलब इनके डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। चलो कुछ साल पहले 14 लाख था, अभी कितना होगा मनोज सर? तो 14 लाख ही मान लो। 14 लाख छोड़ो, मैं बोलता हूँ 10 लाख मान लो। 10 लाख छोड़ो, मैं बोलता हूँ 5 लाख मान लो। आप जिस क्षेत्र में रहते हो, 5 लाख को भी मारो गोली, आप 1 लाख मान लो। 1 लाख हजम हो जाएगी या इससे भी नीचे हो? तुम 1 लाख भी छोड़ो, मैं कहता हूँ जिस मोहल्ले में तुम रहते हो, शहर भी छोड़ो, वहां 50,000 लोग रहते हैं, अगर अगर उन 50,000 भी हजम नहीं हो रहा तो 10,000 लोग तो पकड़ लो। 10,000 भी हजम नहीं हो रहा तो आपके शहर में 1,000 लोग तो रहते होंगे। अगर 1,000 भी रहते हैं ना, तो आप उनमें से 30 परिवारों की मदद कर सकते हैं। और हमारे शहरों की आबादी लाखों में है। हमें 4 लोग ना क्या बोल देते हैं, हम सोचते हैं सारे लाखों लोग खत्म हो गए। सहारनपुर में जो लोग रहते हैं, कितनी आबादी होगी संदीप जी सहारनपुर की? सर अंदाजन 30 लाख से ऊपर होगी सर, अराउंड। हाँ जी, कितने? 30 लाख के अराउंड होगी सर। 30 लाख के अराउंड होगी। अभी जितने लोग सहारनपुर वाले यहाँ बैठे हैं, सारे लोग 30 छोड़ो, 300 छोड़ो, 3 हजार भी करोगे तो भी आबादी खत्म नहीं होने वाली। और मैं सहारनपुर की बात नहीं कर रहा हूं, जहां से भी है आप मुजफ्फरनगर से हैं, आप नैनीताल से हैं, आप डोईवाला से हैं, आप ऋषिकेश से, कहीं से भी है, उस क्षेत्र में लाखों की तादाद में आबादी है। क्या उन लाखों में से हम 30 परिवार नहीं ढूंढ सकते? ये सवाल आपको अपने आप से पूछना है। लेकिन ये 30 परिवार कितने महीनों में ढूंढने हैं, कितने सालों में ढूंढने हैं, या कितने जन्म में ढूंढने हैं, वो आपको डिसाइड करना है। अब ऐसे माटो माटो गिरते गिरते चलेंगे कि सालों में 30 करोगे तो आप कभी भी कामयाब नहीं होंगे। आपके पास एक डेडलाइन होनी चाहिए। और मेरा मानना है, जब तक आपके, सुबह मनोज जी की मुझे कॉल आई तो हम कुछ बात कर रहे थे, तो कुछ बात चल रही थी, क्योंकि इनके लेवल पे कोई अभी मैंने कल एक फ्लायर डाला था, जो लोग सुपरवाइजर है वो सारे लोग उस फ्लायर को ध्यान से पढ़िए। अगर आप सुपरवाइजर है तो आपके लिए गोल्डन चांस है, एलडीआर क्वालिफाई करने का मौका है। लीडरशिप ट्रेनिंग, जो भारत की सबसे बड़ी ट्रेनिंग है, उसको क्वालिफाई करने का मौका है। एक्टिव वर्ल्ड टीम 2026 बन के। तो मैं उनको एक बात कह रहा था, जो आप सबको कह रहा हूं, अगर आप कोच हैं और आपके सामने आपका अगला कोई लक्ष्य नहीं है, तो समझ लीजिए आप बेकार के कोच हैं। आप कुछ भी जीवन में बड़ा नहीं कर पाएंगे, यहां तो नहीं कर पाएंगे। नौकरी नाकरी में कर लो वो मुझे पता नहीं, और नौकरी जितनी मर्जी कर लो भाई, नौकरी नौकरी होती है, बिजनेस बिजनेस होता है। मेरी मेरी तो गणित ये कहती है जीवन की, अगर आप लाख 2 लाख 5 लाख कमा रहे हो और आपके पास अपने जीने के लिए टाइम नहीं है, तो वो पैसा बेकार है। सही कह रहा हूं मनोज जी? मनोज जी कहते हैं मैंने डिसीजन लिया है कि सर जल्दी से जल्दी, मतलब इस 1 2 साल के अंदर हर्बल लाइफ में इतना बड़ा बिजनेस करना है कि अपनी जॉब जॉब पार्ट टाइम, ये फुल टाइम। क्यों? क्योंकि भले ही उनकी इनकम 6 डिजिट में है, लेकिन उनके ऊपर प्रेशर भी फिर 6 डिजिट वाला ही है। जैसी जॉब होती है वैसा प्रेशर होता है। गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, अगर वो आपको पैसा देगी तो भैया काम भी लेगी।
और मुझे इतना पता है वहां पे आप कभी भी टीम बना के पैसा नहीं कमा सकते। मनोज जी आज यहाँ बैठे हैं, सोचे अपनी जॉब पे किसी और को भेज दे, क्या पॉसिबल? अपनी बीबी को नहीं भेज सकते, किसी और को तो छोड़ ही दो तुम। क्यों ज्योति मैडम, भेज सकते हैं क्या कि आज मैं नहीं आऊंगा, ज्योति आएगी, चलो हाजिरी लगा देना? पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन जैसे ही ये यहाँ पे कामयाब होते जाते हैं, अभी कॉल पे मनोज जी जॉब पे होते हैं, ज्योति मैडम कॉल संभाल रही होती है। कहीं पे मीटिंग रखी है, मनोज जी नहीं जा पा रहे, ज्योति जी चली गई। ऐसी है आपकी टीम बन जाएगी। जिस दिन आप घर में पढ़ के सो भी रहे होंगे तो टीम में काम हो रहा है, पैसा डेली छप रहा है, लेकिन वो दिन देखने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और इससे आसान मेहनत और क्या होगी कि आपको सिर्फ 30 परिवारों की मदद करनी है, लेकिन उसके लिए आपको कोई ना कोई डेडलाइन रखनी होगी। और ये डेडलाइन जो है 90 डेज, ये मैंने नहीं बनाई है, ये एक सक्सेसफुल फॉर्मूला है। हमारा जो दिमाग है ना, हमारा दिमाग ये सॉफ्टवेयर है। आप इसको जैसा मैसेज दोगे ये वैसा आपको रिजल्ट देगा। अगर आप इसको ये बोलोगे कि मुझे 90 दिन में ये काम करना ही है, तो आप देखो डेली वे आपको क्लिक करेगा कुछ काम करने के लिए, अदरवाइज आप कभी काम नहीं कर पाएंगे। तो एज अ कोच अगर आपके पास अपना अगला कोई लक्ष्य नहीं है तो आप गलत दिशा में हैं। जितने भी लोग सुपरवाइजर नहीं है, अपने आप से सवाल पूछो, भाई कब सुपरवाइजर बनोगे? अभी जो लोग नए बच्चे आए हैं उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उनका एक ही लक्ष्य है जो मैं अभी बताऊंगा आपको लास्ट में। और ये जो मैं नए लोगों के लिए बोलूंगा वो सबके लिए, वो भी आप ध्यान से सुनना। और यहीं पे हम गलती कर जाते हैं। अभी हम लोग दिल्ली एक ट्रेनिंग में गए थे, अभी मैं आज उस ट्रेनिंग को रिवाइज कर रहा था। जो लोग ट्रेनिंग में थे शायद उनको याद आ जाएगा। वहां पे जो हमारे गेस्ट स्पीकर आए हुए थे, बहुत कम उम्र में उन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया है, और तभी वो गेस्ट स्पीकर थे। और अमेजिंग स्टोरी है उनकी, अमेजिंग ट्रेनिंग थी। उन्होंने एक वो बताया था हमें कि हमारे पास 3 तरह की डायरी होनी चाहिए। कितने लोगों को याद है? पुरुषोत्तम जी आप भी थे, है ना? 3 तरह की डायरी मैं बता रहा हूं, आप सबको आज से बनानी है। आज के बाद नहीं, आज ही बनानी है, क्योंकि जब आप आज के बाद सोचेंगे तो आपको याद नहीं रहेगा। जी नवल सर, बताओ कौन सी डायरी थी? गुड मॉर्निंग सर। हम्म। और एक तो इनविटेशन की, हाँ और एक फॉलोअप की, हाँ जी। और एक जो हम लोगों से कॉल पे बात करते हैं उसकी, अलग अलग डायरी होनी चाहिए। नहीं, कोई नहीं, वेरी गुड। अब मैं दोबारा से समझा रहा हूं, ध्यान से समझिए। पहली डायरी हमारी होनी चाहिए जिसमें इनविटेशन और फॉलोअप दोनों का डाटा हम मेंटेन करें। इनविटेशन फॉलोअप अलग अलग नहीं, एक ही डायरी में। क्योंकि जहां आप इनविटेशन का नाम लिखेंगे, उसे कॉल करेंगे, तो उसके आगे ही आपने फॉलोअप लिखना है। मान लो मैंने आज किरण मैडम को फोन किया और किरण मैडम ने मुझे बोला कि सचिन जी अभी तो मैं बिजी हूं, 2 दिन बाद मैं आपको कॉल करती हूँ या आप मुझे कॉल कर लेना। अगर मैंने डायरी में लिखा ही नहीं किरण मैडम ने मुझे 2 दिन बाद बात करने के लिए बोला, तो शायद मेरे दिमाग से स्लिप हो जाएगा वो। तो इन्विटेशन देन रिमार्क, उसके फॉलोअप होते हैं। सेकंड डायरी हमारी हमेशा हमारे साथ होनी चाहिए ट्रेनिंग की। देखो जैसे मेरी ये ट्रेनिंग की डायरी है, ट्रेनिंग की डायरी आपकी अलग होनी चाहिए। ट्रेनिंग कौन सी? जिस भी ट्रेनिंग में आप जाओ, पोस्ट मीट भी एक ट्रेनिंग है, आपका क्लब भी एक ट्रेनिंग है, लेकिन जो आप कोचिस की ट्रेनिंग लेते हैं, एसोसिएट ट्रेनिंग है, फ्यूचर बिजनेस बिल्डर स्कूल है, एसटीएस है, उनका ट्रेनिंग डाटा एक डायरी में होना चाहिए। जो लोग नए हैं धीरे धीरे ट्रेनिंग में जाएंगे तो पता चलेगा। तो आपकी ट्रेनिंग की ट्रेनिंग में हमेशा जब भी आप जाएं, या जैसे मेरी एक आदत है, अगर मैं पोस्ट मीट में भी बैठता हूं, जैसे हम भी अपने सीनियर कोचेस की मीटिंग में बैठते हैं, हमारी टैप टीम मीटिंग में, हर डायरी के हर पेज पे ऊपर हेडिंग डलता है कि आज की डेट, कौन सी मीटिंग है और कौन कर रहा है। मान लो आज जैसे पोस्ट मीट है तो मैं बात कर रहा हूं तो मेरा नाम, कोई और बात कर रहा है, उसके ऊपर आपका होना चाहिए हर ट्रेनिंग का, ताकि आप जब उस पेज को खोले तो आपके दिमाग को याद आ जाए कि मैंने इस इंसान से ये बातें सुनी थी। हाँ पिंकी मैडम दिखा रही है, देखो ऐसे बनाती हो। एक सेकंड पिंकी, गुड। ऐसे ये देखो क्या बात है, पोस्टमेट ऊपर नाम और ऐसे हेडिंग, जैसे अभी नवल जी दिखा रहे हैं। आपकी डायरी, मैं बार बार बोलता हूं, ये डायरी नहीं है, ये ग्रंथ है आपको करोड़पति बनाने का ग्रंथ। अगर आप इस डायरी में सही से नोट्स बना ले और टाइम टू टाइम उसको रिवाइज करते रहे, आपका बिजनेस, दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो बढ़ने से रोक दे, किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। लेकिन हम फेल इसलिए होते हैं बिकॉज हम इन चीजों को मेंटेन नहीं करते या वापस रिवाइज नहीं करते। तो सेकंड डायरी है हमारी ट्रेनिंग की। एंड थर्ड डायरी है हमारी कस्टमर डाटा की। कस्टमर डाटा मतलब जिस कस्टमर को आपने स्टार्ट कराया, जिस कस्टमर का पैकेज आपके थ्रू गया है, उसके पैरामीटर उस पेज पे लिखो। उसकी हाइट कितनी है, उसका वेट कितना है, उसकी उम्र कितनी है, क्या क्या चैलेंज उसने आपके साथ डिस्कस किए वो लिखो। अगर वो हमारे नियर बाय है, हमने उसका चेकअप निकाला है, तो चेकअप का डाटा भी लिख सकते हैं। लेकिन मान लो वो दूर का है, आप यहां से बैंगलोर स्टार्ट कराया, अब बैंगलोर आप उसका पैरामीटर नहीं निकाल सकते, आप सारी बातें लिख सकते हैं कि मेरे ज्वाइंट पेन है, मेरे को ये दिक्कत
है, बैक पेन है, माइग्रेन का दर्द है, बीपी है, शुगर है, किस किस चीज की दवाइयां खा रहे हैं ये भी लिखो, कितने सालों से खा रहे हैं ये भी लिखो। मतलब उस कस्टमर का पूरा एक डाटा मॉनिटर होना चाहिए एज अ प्रोफेशनल कोच। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, पर्चा बनता है ना, ऐसे आपके कंज्यूमर का होना चाहिए। आपने ये सारे कंज्यूमर का नहीं बनाना है। मान लो मैं प्रेमलता जी को लेके आया हूं तो मैं प्रेमलता जी के डाटा मैं बनाऊंगा, लेकिन प्रेमलता मैडम जब कोच बन गई तो प्रेमलता मैम जिनको ला रही है उनको बनाना सिखाऊंगा। मुझे किसका डाटा मेंटेन करना है? जिनको मैं लेकर आया हूं, और जिनको मेरा कोच लेके आ रहा है मुझे अपने कोच की डायरी मेंटेन करानी है, सारा डाटा नोट कराना है, प्लस उसको हमने क्या क्या दिया है ये भी मॉनिटर करना है। उसके चैलेंज के हिसाब से 15 दिन बाद, 10 दिन बाद या 1 महीने बाद आप अपने कोच से पूछ लो क्या ऐड करना है। फॉर एग्जांपल अभी उसको हमने बेसिक प्रोग्राम स्टार्ट कराया, 15 दिन बाद उसको सप्लीमेंट्स लगने हैं, तो कौन से सप्लीमेंट लिखने लिख लो, ताकि उसको बताओ कि ये मेरा डिस्कस हो चुका है, आपके लिए ये सप्लीमेंट लगने हैं, उसको गाइड करो। अगर ये 3 तरह की डायरिया मेंटेन करते हैं, फर्स्ट डायरी है इन्विटेशन, क्योंकि डेली हमें कुछ ना कुछ लोगों से बात करनी है, कुछ ना कुछ लोगों को अपने बारे में बताना है, कुछ ना कुछ नए नंबर मेरे फोन में या मेरी डायरी में आने चाहिए। जैसे सुमित सर ने हमें सिखाया कि एटलीस्ट 6 लोगों से हमें बात करनी है, कॉन्वर्सेशन करनी है, और उसका नंबर लेना है। नंबर लेने का भी तरीका बहुत बढ़िया बताया उन्होंने, नो डाउट हमने पहले भी ट्रेनिंगों में सुना है, मैंने कहा ना भूल जाते हैं, वापस रिकॉल हो जाता है। किसी का नंबर अगर आप लेना चाहते हैं तो उसका नंबर मत मांगिए, उसको पहले अपना नंबर दीजिए। अगर मुझे संदीप जी का नंबर चाहिए तो मैं उनको ये कह सकता हूँ, संदीप सर ये मेरा नंबर है, आप नोट कर लीजिए। और जैसे ही संदीप सर मोबाइल में सेव करेंगे तो बोल दो सर मेरे को कॉल भी कर दो, मिस्ड कॉल आ जाएगी। तो छोटी छोटी चीजें हम अपडेट करते हैं। जैसे हम कभी कार्ड दे देते हैं और कार्ड देने के बाद बोलते हैं सर आपको जरूरत लगे कॉल कर लेना, मैंने भी ये चेंज किया वापस। अब मैं कार्ड देने से पहले उसको नंबर देता हूं अपना कि सर आप मेरा नंबर नोट कर लो और अगर आपको जरूरत लगे तो बात कर लेना। जब वो फोन में, क्योंकि आज की डेट में डायरी पेन कोई नहीं रखता जेब में, मोबाइल रखते हैं, तो वो जैसे ही मोबाइल में डायल करता है हम तुरंत बोलते हैं सर एक रिंग भी कर दो, हो गया नंबर। उसका मेन है हमारे पास नंबर आना चाहिए। तो डेली 6 लोगों के नंबर भी अगर हम कलेक्ट कर रहे हैं और अपनी डायरी में 6 नए नाम बढ़ा रहे हैं, एक महीने में 180 नाम बढ़ते हैं। आपको क्या लगता है 180 नाम अगर बढ़ेंगे, उन 180 लोगों को आप अगर पिच करोगे तो क्या आपके 5-7 कस्टमर नहीं बनेंगे? लोग 10-10 हजार, 20-20 हजार रुपए की नौकरी के लिए ना कितने घंटे जाके जॉब करते हैं, आप जो लोग जाते हैं उनको पता है। और अगर कोई कहता है ना 8 घंटे की नौकरी है तो वो गलत कहता है। 8 घंटे की जॉब पे जाने के लिए 1-2 घंटा पहले और 1-2 घंटा बाद में भी गया और उसके बाद वो किसी चीज के लिए नहीं बचा। बट यहाँ पे अगर आपने सिस्टमेटिकली 8-10 कस्टमर मेंटेन कर लिए तो आप ऑटोमेटिकली 15-20 हजार, 30 हजार रुपए पे पहुंच जाते हैं। बट आपको वो मेंटेन करना आना चाहिए। एक चीज आपको और समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा। कुछ लोगों के कस्टमर आते हैं चले जाते हैं, टिकते नहीं है सारे, और वो टिकेंगे भी नहीं, क्योंकि आपका कोच आपके लोगों को ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रख सकता। वो लोग जिंदा तब रहेंगे, वो लोग कोच में तब कन्वर्ट होंगे, वो लोग फ्यूचर में आपके रोल मॉडल तब बनेंगे जब बीच में आप उनके साथ कनेक्ट रहेंगे। कभी भी अपने कोच को ये मत बोलो कि मेरे कस्टमर से बात कर लो, आप नहीं। अगर आपको अपने कस्टमर से बात करानी है तो मेरे अपने कोच को ये बोलो कि सर या मैडम जो भी है कि मुझे टाइम बता दो, मैं उस टाइम पे कॉन्फ्रेंस पे उनको ले लूंगी, मुझे आपसे बात करानी है। कर सकते? इससे क्या होगा बताओ? इससे सबसे बड़ी चीज ये होगी कि आपका कंज्यूमर एक तो आपके कोच की रिस्पेक्ट करेगा, दूसरा उसको पता है कि मेरे कोच ने कोच को उनका टाइम लिया है, और तीसरी चीज आपको सीखने को मिल जाएगा कि आपके कस्टमर को क्या गाइड किया गया। अगर आपका कस्टमर डायरेक्ट आपके कोच से सलाह ले लेता है तो आप कभी सीख ही नहीं पाओगे कि उसको क्या एडवाइस करी गई। फिर आप कोच कब बनोगे? समझ रहे? तो कॉन्फ्रेंस कॉल कराओ। अगर इमीडिएटली नहीं हो रही है कोई बात नहीं, उसको बोलो एक काम करते हैं, मैं ना आपकी कॉल कनेक्ट करवाऊंगी अपने कोच के साथ, तो मैं उनसे टाइम ले लूं, क्योंकि मुझे लगता है कि जो चीजें आप पूछ रहे हो ना थोड़ा और बेहतर आपको समझा पाएंगे, तो मैं अपने कोच का टाइम लेती हूँ। छुट्टी। न्यू प्रोस्पेक्ट से भी बात करा रहे हो तो कोशिश करो कॉन्फ्रेंस पे रहो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम बात नहीं करेंगे, आप दोगे नंबर हम बात कर लेंगे, लेकिन पर्पस समझो। पर्पस क्या है? पर्पस है कि आप और मैं मिलके और ज्यादा ज्यादा लोगों तक जाएं, और वो तब होगा जब आप सीखोगे। हर चीज के पीछे कोई ना कोई पर्पस है, अगर हम उस पर्पस को पकड़ के काम नहीं करेंगे तो हम ग्रो नहीं कर पाएंगे।
आप ये छोटी छोटी चीजों को फाइन ट्यून करना, हो सकता है आपको लगेगा मेरे पास उस समय टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, आप उस कॉल को भले ही एक दिन आगे कर दो, आप अपने पास जो फ्री टाइम है अपने कोच के साथ उस फ्री टाइम में मैचिंग कर लो और फिर उस गेस्ट को या कस्टमर को तब कॉल पे लो। आज संदीप जी पिछले एक हफ्ते से 15 दिन से लगे हुए हैं मेरी किसी से बात कराने से, है ना। कल इन्होंने 7:30 का टाइम दे दिया उसे, लेकिन मैं बाहर था। कई बार हो जाता है ऐसे, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम उसको बोलो कोई नहीं, मैं कल की मीटिंग करा देता हूं। करने को मैं इनके कस्टमर से, मतलब इनके उस प्रोस्पेक्ट से डायरेक्ट भी फोन पे बात कर सकता हूं, लेकिन मैंने इनको क्या बोला, या तो जूम कॉल करेंगे या कॉन्फ्रेंस पे करेंगे, लेकिन आप होने चाहिए वहां पे। मैं तो किसी के बंदे से जूम पे भी नहीं मिलता हूं जब तक वो नहीं होता है। फिजिकल मिलना तो बहुत दूर की बात है। क्यों? क्योंकि मेरा पर्पस उस कस्टमर को रिजल्ट देना नहीं है, मेरा पर्पस मेरे कोच को स्ट्रांग बनाना है। अगर मैं मधु मैडम को, उस बंदे को हैंडल करना सिखा दूंगा तो मधु मैडम 100 लोगों को हैंडल कर लेंगी, तो मैं उस एक बंदे के ऊपर काहे को अपना मत्था लगाऊं? मैं तो अपने कोच को स्ट्रांग करूंगा ना, जो कई सारे लोगों को संभाल सकता। तो हमेशा हर चीज के पर्पस को समझना चाहिए। तो एज अ कोच हमें अपने ऊपर वर्क करना है, 3 तरह की डायरी बनानी है, बहुत सारी चीजें हैं जो हम हर दिन सीख रहे हैं, रखेंगे, जिसमें आपके साथ कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस करेंगे ताकि आपका बिजनेस और बड़ा कर सके हम। क्योंकि अगर आपका बिजनेस बड़ा करने का कोई लक्ष्य नहीं है, फिर बोल रहा हूं मैं, बेकार है काम करना। आप में फर्स्ट लाइन में 5 कस्टमर है, 5 एक्टिव कस्टमर है। एक्टिव मतलब जो कॉल पे रहते हैं, न्यूट्रिशन यूज कर रहे हैं, आपकी बात का रिप्लाई करते हैं। बस इतना ही जवाब काफी है हमारे बिजनेस को समझने के लिए। अगर नहीं है तो सबसे पहले इन 5 कस्टमर को फर्स्ट लाइन में लाने के लिए काम करो। बस 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 और 30 हो जाएंगे। पूरे दिन में 24 घंटे में हम जितनी देर भी काम कर रहे हैं हर्बल लाइफ के लिए, उस टाइम में हम क्या कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां पर मुझे हमेशा छवि मैम की एक बात याद आती है, जो हमने श्यामल जी से भी सुनी है और छवि मैम से तो हमने अक्सर सुनी है, कि हमारे बिजनेस में 2 ही इंपॉर्टेंट काम है, इन्विटेशन और फॉलोअप, बाकी सब बैकग्राउंड म्यूजिक है, बाकी सब चीजें। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम बाकी के काम कर रहे हैं, हम सलाह देने में हुए, ये चीज सही होनी चाहिए, इस बंदे को ऐसे बात करनी चाहिए, इसका ये होना चाहिए, उसका वो होना चाहिए। खुद की तरफ देख नहीं रहे कि हमें क्या होना चाहिए। मेरे साथ कई सारे लोग हैं जो अलग अलग कम्युनिटी कॉल पे भी रहते हैं, और वो मुझे फोन करके कहते हैं सर हमारी कॉल पे ना वो नहीं होता, मतलब ये बात नहीं होती, वो बात नहीं होती। तो मेरा सिर्फ एक आंसर होता है, अगर आप उस कॉल पे ये ढूंढ रहे हो कि ये होना चाहिए, पहले आप खुद में झांक के देखो कि आप इस लायक हो उस कॉल को संभाल सको। अगर मैं कोई काम नहीं कर सकता हूं तो मुझे किसी भी तरह का राइट नहीं है उसमें ये देखने का कि ये सही है या गलत है। देखो, एक ही कॉल से लोगों के बिजनेस बढ़ रहे हैं और उसी कॉल से किसी का नहीं बढ़ रहा, तो यहां पे सिर्फ क्या है, मानसिकता का फर्क है और कुछ भी नहीं है। सीनियर अपना बेस्ट कर रहे हैं, कम्युनिटी अपना बेस्ट कर रही है, सिस्टम में अगर कोई चेंज आता है तो वो भी आपके बेस्ट के लिए है। एक लाइन याद रखना जो हमने सीखी है कि सीनियर ऑलवेज राइट। अगर वो कुछ बदलाव कर रहे हैं तो आपके अच्छे के लिए है, वहां दिमाग मत लगाओ। दिमाग वहां लगाओ कि मेरी फर्स्ट लाइन में कस्टमर कैसे बढ़ेंगे। बस आपको अगर अगले 6 महीने के अंदर अंदर 1 लाख से ऊपर की इनकम में जाना है, भले आपके पास 0 कस्टमर है, एक भी कस्टमर नहीं है आपके नंबर के नीचे अगर आज, तो भी आप 6 महीने में विद इन 6 मंथ इस फॉर्मूले पे काम करके आप 6 डिजिट में जा सकते हैं। और मुझे तो इतना पता है, मेरा बिजनेस बदलने के लिए सचिन आहूजा मुझे ही काम करना पड़ेगा, कोई और आके नहीं करेगा। मेरा बिजनेस ना तो मेरी कोई डाउनलाइन बदल सकती है, ना मेरी कोई अपलाइन बदल सकती है। मेरा बिजनेस कौन बदलेगा? मैं खुद। अगर आपका बिजनेस आज नहीं हो रहा है तो उसका जिम्मेदार कौन है? चरणजीत सर कहते हैं उंगलियां सामने करने की बजाय अपनी तरफ कर लो भाई, उसके जिम्मेदार आप हैं, यानी कि मैं खुद हूं। अगर मेरा काम नहीं हो रहा है तो मैं ये नहीं कह सकता छवि मैम मुझे ये नहीं दे रहे, छवि मैम मुझे वो नहीं दे रहे, या रमन मैडम ये नहीं दे रहे, यानी सिर्फ वजह मैं हूं। सारी चीजें प्रोसेस में मिल जाएंगी अगर मैं अपने कस्टमर बढ़ाना शुरू कर दूं। और अभी जो मैंने वीडियो दिखाई थी, इसको मैं मंगलवार को दोबारा दिखाऊंगा, लेकिन उस समय हर कोच अलर्ट होके देखेगा उसको, है ना, ताकि उस वीडियो का मैसेज समझ। अपनी डायरी में लिख लो बड़ा बड़ा, मेरे बिजनेस में जो भी हो रहा है उसका जिम्मेदार मनोज सर है। ऐसा तो नहीं लिखेंगे ना, उसका जिम्मेदार मैं खुद हूं। इवन आपकी जिंदगी में जो चल रहा है उसके भी जिम्मेदार आप खुद ही हैं, कोई और नहीं है।
तो जब जिम्मेदार मैं हूं तो मुझे किस चीज की जिम्मेदारी उठानी है ये देखो। मुझे बातें करने की जिम्मेदारी उठानी है, मुझे फुसफुस करने की जिम्मेदारी उठानी है, या मुझे काम करने की जिम्मेदारी उठानी है, वो चॉइस आपकी है। उसकी उसकी उसके ऊपर फोकस करो। जो अपनी मॉर्निंग की कॉल पे नहीं है और एक्टिव नहीं है, वो तो थोड़े दिनों का मेहमान है हमारी कम्युनिटी में। इट्स अ ट्रू, इसे कोई बदल नहीं सकता, ये सच है। क्योंकि अपने से तो प्यार मोहब्बत की बातें होती नहीं, है ना। कोच से तो वैसी प्यार मोहब्बत की बात करने का मन नहीं करता मेरा। उसको तो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड, भैया ये चीज करनी है तो करनी है, उसमें कोई और इफ या बट है ही नहीं। वो तो जो करने की जरूरत है करना ही है। तो जो लोग भाई नए नए कोच बनने की सोच रहे हैं वो तैयार रहे, डांट भी पड़ती है यहाँ पे। आपको एक बात बोल रहा हूँ, आप जिस भी कॉल पे रहते हैं, जिस भी कॉल पे रहते हैं, हमेशा ये मानो ये कॉल मेरी है। और जब कॉल आप कंडक्ट कर रहे हो तो आपको कैसे रहना चाहिए कॉल पे, बस ये ध्यान रखो। आपके सूबे का क्लब किसी सीनियर का नहीं है, वो आपका है। अगर आप इस एटीट्यूड को बिल्ड कर लो तो आपके लोग अपने आप जिंदा रहेंगे, आपका बिजनेस अपने आप जिंदा रहेगा। अगर ये एटीट्यूड आप में नहीं है, लेट गो एटीट्यूड है, ठीक है यार चल जो हो रहा है होने दो, जैसे चल रही है चलने दो, तो आप कभी चेंज नहीं कर पाएंगे। हमारे बड़े बड़े सीनियर्स की कॉल होती है, 1,000 लोग भी होते हैं उसपे, 800 लोग भी होते हैं, 700 भी होते हैं, उससे भी ज्यादा होते हैं। लेकिन उसपे भी आप देखेंगे सारे सीनियर कोचेज अलर्ट होते हैं कि अब किसको ड्यूटी मिले पता नहीं, है ना। और अगर आपकी अपने क्लब की कॉल हो रही है तो उसपे तो आपको हमेशा एक्टिव होकर बैठना है कि मुझे जिम्मेदारी मिल सकती है, ये कॉल मेरी है, बस। उसके बाद मैजिक स्टार्ट। ओके चलो, बाय, टेक केयर। मिशन एक ही है, 30 परिवारों को लेके आना है जल्दी से जल्दी, ताकि उनकी भी जिंदगी बदले और हमारी भी जिंदगी बदले। हमें भी तो अपनी लाइफ बदलनी है ना, लेकिन मदद करके, उनकी लाइफ को बदलने में मदद करके।